हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 14 मई 2020। बच्चों, कल तक मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इस चैप्टर के अधिकतम प्रश्न हल कराए हैं, स्टेप वाइज और चित्र सहित। मैंने हर स्टेप को लिया हुआ है। छोटी छोटी बातें भी जो आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो भी मैंने उसमें आपको अलग से एक ब्रैकेट में लिख करके नोट की हुई हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये स्टेप कैसे आया। तो बच्चों, कुछ बच्चे इन प्रश्नों को जो गृह कार्य हेतु मैंने दिए हुए हैं हल करके भेज भी रहे हैं ग्रुप में, और क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। और अधिकतम बच्चे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो खाली केवल प्रेजेंट, नाम मात्र प्रेजेंट हो जा रहे हैं और देख नहीं रहे हैं इनको। अब वीडियोस देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स मुझे भी मिलना चाहिए कि आपकी समझ में आ रहा है। तो आप सवाल हल करके ग्रुप में शेयर कीजिए। और बच्चों, इसकी एक अभ्यास पुस्तिका अवश्य बना लीजिए। विद्यालय खुलने के पश्चात मैं उस काम को आपका देखूंगा। साफ सुथरा स्वच्छ काम कीजिए, और उस से रिलेटेड मैं एक टेस्ट भी आपका लूँगा कि आपने क्या क्या सीखा। और इसको आप बर्डन समझ के मत कीजिए। आपने पढ़ना है, आगे को आपने एग्ज़ाम देके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। तो आप आराम से अपना मौज मस्ती से इसको सीखते रहिए। कहीं पर आपको कोई प्रश्न में अगर परेशानी आती है, कोई स्टेप समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसे ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। कुछ बच्चे प्रश्न हल करके दे रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए। और कहीं पर कोई चीज़ भी आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक उसको ग्रुप में भेजिए, मैं आपको दोबारा उसे समझाऊंगा। और बच्चों, मैं थोड़ा ये चैप्टरों को आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि अभी जो 10th के बच्चे हमारे इस बार के उनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, ताकि उनका भी रिवाइज हो जाए ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें इसका लाभ पहुँचे, अच्छे अंक वो प्राप्त करें। तो बच्चों, चलिए मैं अगला चैप्टर आज ले रहा हूँ, वृत्त, सर्किल। तो उसमें सबसे पहले जो हमने मेन चीज़ पढ़नी है वो हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। तो इससे पहले मैंने बच्चों आपको 2 दिन पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के भेजा था, जिसमें मैंने वृत्त संबंधी वो बातें बताई थी जो आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। मैंने हर चीज़ें उसमें शामिल की हैं जो यहाँ हमारे काम आएंगी। तो चलिए आज पहले हम स्पर्श रेखा से पहले एक बात और बताता हूँ आपको। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, या प्रतिछेदक रेखा, जिसे हम सीकेंट ऑफ अ सर्किल भी कहते हैं। बच्चों, अगर मैंने आपको ये बताया था केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, व्यास, त्रिज्या, परिधि में आपको बता चुका हूँ। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा मैंने बताया था आपको जो होती है वृत्त की, उसे हम व्यास कहते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है। तो अगर उस जीवा को हम वृत्त के बाहर दोनों ओर बढ़ा दें तो वो एक छेदक रेखा भी हो जाएगी, क्योंकि वो वृत्त को 2 जगह काटेगी। तो ऐसी रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा कहलाती है। तो बच्चों, अब एक बात बताइए, मैंने ये कहा था कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो व्यास को हमने दोनों ओर बढ़ाया तो वो सबसे मतलब केंद्र से होकर जाने वाली छेदक रेखा हो गई। अगर मैं केंद्र से ऊपर की ओर खींचूँ उसी रेखा को, या केंद्र से नीचे की ओर आऊँ, तो वो छोटी होती जाती है। वो जीवा, वो छेदक रेखा रहती है तब तक जब तक कि वो परिधि पर ना पहुंच जाए। और जैसे ही यही रेखा परिधि पर पहुंच जाती है तो वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है वृत्त को, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। या उससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो केवल छू रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है, तब वो छेदक रेखा स्पर्श रेखा बन जाती है। फिर उसे छेदक रेखा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वही बात आती है कि छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति, जब वह वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इस स्थिति में इसकी केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। मैंने एक चित्र के माध्यम से यहाँ वृत्त खींच के आपको दिखा रखा है। वृत्त का केंद्र है, छेदक रेखा दिखा रखी है, 2 जगह वृत्त को काट रही है परिधि को, और वही हमने आगे बढ़ाई तो परिधि पर एक जगह स्पर्श कर रही है या एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, वहाँ मैंने
जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, कहा मैंने, और यह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। अब तो छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति को ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब बच्चों, हम इस चैप्टर के सवाल हल करेंगे उससे पहले एक प्रमेय मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर, ये प्रमेय जो है पहले बता रहा हूँ। अब उसका कथन क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप समझ गए होंगे। वृत्त की किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श बिंदु होता है वहाँ से हम उसको हम केंद्र से मिला दें तो वो जो त्रिज्या होगी वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ लंब होगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। इसको बताने से पहले, इस प्रमेय को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हमें एक बिंदु दिया हुआ है और एक रेखाखंड दिया हुआ है या एक रेखा दी हुई है, तो बिंदु से हम रेखा की दूरियां नापते हैं, आड़ी तिरछी नापते हैं, तो अलग अलग दूरियां आती हैं। उनमें सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? जो लंब के रूप में होती है, जो उस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। उस बिंदु से डाले हम और रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, वो सबसे छोटी रेखा होती है। और वो सबसे छोटी रेखा ही उस बिंदु से उस रेखा की दूरी कहलाई जाती है। उसी को हम दूरी कह देते हैं, उस बिंदु से उस रेखा की। नहीं तो दूरियां बहुत हो जाएंगी, अगर हम आड़ा तिरछा नापेंगे उसको तो दूरियां बहुत आएंगी। लेकिन जो मुख्य दूरी कही जाएगी बिंदु से उस रेखा की, वो लंब के रूप में ही होती है। तो बच्चों, ये प्रमेय जो हमें दे रखी है, मैंने इसका एक चित्र बनाया है, एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र O है, और उसकी परिधि पर, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा APB खींचती है। P बिंदु स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त मैंने इस चित्र में बिंदु दिखा रखे हैं। चलिए, हमें दिया क्या है इसमें? एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है। P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा हमने APB खींच दी है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये OP है, ये OP लंब होगी AB पर, या AB लंब होगी OP पर। OP और AB एक दूसरे से लंबवत होंगे, ये हमें लाना है आंसर। AB लंब OP। अब बच्चों, इसके लिए हमें रचना करनी पड़ रही है। स्पर्श रेखा जो हमारी APB है उसमें हम P बिंदु तो स्पर्श बिंदु है, उसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर दो बिंदु, एक बिंदु QR और भी ले सकते हैं आप, बाईं तरफ भी ले सकते हैं P के, ये ले लिए हमने, दो बिंदु ले लिए मैंने, ठीक है। और O से Q को, O से R को भी मिला दिया है। तो बच्चों, अब इसका हल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये O केंद्र वाला जो वृत्त है ना, उसके P बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने APB खींची हुई है, ठीक। बिंदु Q स्पर्श रेखा पर ही स्थित है, ठीक, क्योंकि स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त अन्य बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा में वृत्त के बाहर होंगे। केवल P बिंदु ही देखिए, और इस स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है। और बाकी जो भी बिंदु लेंगे आप P के अतिरिक्त, बाईं ओर लेंगे A की ओर या दाईं ओर B की ओर लेंगे, वो सभी बिंदु जो हैं वृत्त के बाहर आएंगे, वृत्त पर स्थित नहीं होंगे। केवल एक ही बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होगा, वो स्पर्श बिंदु। तो यहाँ P स्पर्श बिंदु वृत्त पर स्थित है। हमने Q बिंदु लिया या R बिंदु लिया उसके अतिरिक्त, या कोई अन्य बिंदु लिया, वो सब वृत्त के बाहर स्थित होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि OP OQ से छोटा होगा। हमने OQ को मिलाया तो OP और OQ में OP छोटा होगा। OP छोटा होगा किससे? OQ से। ऐसे ही बिंदु R को हमने मिलाया OR, तो OR भी, ये OR से भी छोटा ही होगा OP। अगर आप S बिंदु बाईं तरफ कोई ले लें, अगर OS मिला दें O से S को, वहाँ भी OP छोटा होगा OS से। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सभी दूरियां जो भी आएंगी P के अतिरिक्त, केंद्र से P को मिलाने पर वो जो दूरी आएगी वो अन्य दूरियों से छोटी होगी, ठीक है। अतः केंद्र से, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लें हम, उसके अतिरिक्त कोई भी अगर बिंदु लेंगे आप, उसको मिलाने वाली रेखाखंड हमेशा केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंडों में क्या होगी? सब बड़ी ही होंगी। केवल OP रेखाखंड ऐसा होगा जो सबसे छोटी रेखाखंड होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OP सबसे छोटी दूरी आ रही है हर रेखाखंडों में। OP है या OQ है, सॉरी OP
जो है ओ क्यू है या ओ आर है या ओ एस, कोई भी बिंदु आप ले लें, वृत्त के बाहर जो भी आएगा उसको ओ से मिलाने पर वो सब में, उन सब में छोटी आएगी ओ पी। और मैंने आपको बताया था किसी बिंदु से किसी रेखा की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो हमेशा लंब के रूप में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ पी लंब होगा ए बी पर या ए बी लंब होगा ओ पी पर। किसी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा लंब रूप में होती है, तो इसलिए ए बी लंब ओ पी पर। तो बच्चों अब मैं प्रश्नावली 10.1 में कुछ सामान्य चीज़ें पूछी गई हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है इसमें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने आपको परसों पीपीटी के माध्यम से ये बताया था कि हम किसी कोई बिंदु हमें दिया हुआ है, कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर 3 स्थितियां बताई थी। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो हम कोई भी स्पर्श रेखा उस बिंदु से वृत्त की नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि उस बिंदु से जब आगे पीछे बढ़ा के रेखाखंड खींचेंगे हम या रेखा खींचेंगे तो वृत्त को 2 जगह काटेगी, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो होगी छेदक रेखा। ठीक है ना। और अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा हम वृत्त की खींच सकते हैं। अगर बिंदु वृत्त के बाहर होता है तो उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने बताया था पीपीटी के माध्यम से आपको परसों। चलिए यहाँ पर ये कुछ नहीं है ऐसी कंडीशन, यहाँ सिर्फ ये सीधे लिखा है इसने, बिंदु की स्थिति का कुछ पता नहीं है, न वृत्त के अंदर है, न वृत्त पर है, न वृत्त के बाहर है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बच्चों देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखाएं माने वो वृत्त को छू के जाएंगी, स्पर्श करते हुए जाएंगी, परिधि को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो और वृत्त की जो परिधि होती है उसमें अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आपने एक बिंदु लिया, परिधि पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप। परिधि पर दूसरा बिंदु लेंगे, वहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर तीसरा बिंदु लेंगे, वहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्योंकि परिधि पर असंख्य बिंदु हैं, इसलिए उन असंख्य बिंदुओं पर एक एक स्पर्श रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की, इसका मतलब ये हुआ कि असंख्य स्पर्श रेखाएं संभव है। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों को पर ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें एक जो उसने डॉट डॉट करके रिक्त स्थान छोड़ रखा है उसमें हमने जो चीज़ आनी है वो उसमें लिखना है। जैसे पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, इसने फिर गैप दे दिया है, रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बताया था अभी परिभाषा में भी। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक आ जाएगा। नंबर सेकंड, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, फिर गैप दे रखा डैश 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 कहते हैं। 2 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर दे कोई रेखा तो उसे क्या कहते हैं, अभी शुरू में वही बताया, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। तो छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा दे रखा बच्चों, एक वृत्त की, फिर गैप दे रखा डॉट डॉट, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं। जब हम व्यास खींचेंगे वृत्त का, कोई भी एक व्यास खींचेंगे, उसके शुरू पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। अर्थात एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं वृत्त में तो बहुत होंगी, अभी बताया था मैंने, असंख्य उनके असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखाओं की बात आ रही है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बताइए, अभी बताया था मैंने, स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो बिंदु आता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बता रखा है। तो इसका मतलब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न है बच्चों, ये तीसरा प्रश्न देखिए आप, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो PQ की लंबाई है, ये इसमें विकल्प दे रखे हैं। तो पहले हल करना है कौन सा विकल्प सही है वो हमें छांटना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है, एक वृत्त लिया है, वृत्त का केंद्र हमने O ले लिया है, ठीक है। और इसमें
एक बिंदु वृत्त की परिधि पर पी लिया हुआ है। पी बिंदु पर स्पर्शिका, जब परिधि पर बिंदु होता है एक ही स्पर्शिका होती है, तो पी पर एक स्पर्शिका हमने खींच दी है, उसका नाम पी क्यू लिख दिया है। वो क्यू पर मिल रही है। क्यू तो वृत्त के बाहर है, क्यू से हम खींचेंगे तो दो स्पर्शिकाएं हो सकती हैं, क्यू से एक ऊपर की ओर भी होगी। तो अभी पी बिंदु वाली बात आ रही है, तो पी से स्पर्शिका हमने पी क्यू खींच दी है, ठीक है। और इस प्रकार ये हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि ओ क्यू जो है 12 सेमी है, मतलब केंद्र से क्यू बिंदु की दूरी 12 सेमी हमें दे रखी है। और क्या दिया हुआ है हमें, 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त। केंद्र से परिधि तक दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो ओ पी यहाँ पर त्रिज्या है, वो 5 सेमी हमें दी हुई है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। अभी बताया है मैंने। ओपी लंब होता है, अभी बताया था मैंने। ओपी लंब ए बी पर बताया था, वहाँ ए बी हमने लिया था, हाँ ए बी स्पर्शिका, ए पी बी स्पर्शिका ली थी। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है पी क्यू, तो ओ पी लंब होगा पी क्यू पर। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने से बनी रेखाखंड जो है लंब हो जाएगी पी बिंदु पर, 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वृत्त की स्पर्शिका ओ पी 5 दे रखी है और ओ क्यू हमें 12 सेमी दिया हुआ है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ओ पी लंब होगा ओ क्यू पर। तो इसका मतलब एक त्रिभुज बन गया हमारा ओ पी क्यू। कैसा त्रिभुज बना, क्योंकि पी पर लंब है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 90 अंश पी पर बन रहा है, 90 अंश की सम्मुख भुजा ओ क्यू हमारी कर्ण होगी। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं जो हमें मालूम है। ओ क्यू हमें मालूम है 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर ओ पी की जगह, प्लस पी क्यू हमें मालूम नहीं है पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दीजिए, राइट को लेफ्ट में, क्योंकि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो हमेशा लेफ्ट में लिखनी चाहिए। तो 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर को लेफ्ट में लिख दिया इज इक्वल टू 144। अब 25 का हमने पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया उसको राइट हैंड साइड में, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 119। अब 119 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, तो पी क्यू निकालना है तो राइट हैंड साइड का वर्गमूल अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें कौन सा आंसर सही है, ये विकल्प डी इसका सही है, क्योंकि विकल्प डी में यही आंसर दिया हुआ है। अब बच्चों अगली प्रश्नावली को हल करने से पहले एक प्रमेय मैं आपको और बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये प्रमेय दे रखी है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बच्चों मैंने आपको बताया अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। बिंदु अगर कोई हमें परिधि पर दिया हुआ है वृत्त की तो केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रमेय में यही बता रखा है कि एक बाह्य बिंदु से जब हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वृत्त पर तो आपस में लंबाई में बराबर होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया हुआ है, एक वृत्त खींचा है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के बाहर बिंदु एक P लिया हुआ है। इस P बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं एक PA और एक PB हमने खींच दी है। ये तो हमारा दिया हो गया जो हमें दे रखा है इसमें कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है ना, और उसमें एक बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं PA और PB खींची गई हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है स्पर्श रेखा PA की लंबाई और स्पर्श रेखा PB की लंबाई बराबर है, अर्थात PA और PB हमें बराबर लानी है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको बता रखा है, 20 से पहले प्रमेय बताई है ना। हम यहाँ पर केंद्र O से A को और केंद्र O से B को मिला दे रहे हैं, स्पर्श बिंदुओं को मिला दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने मिला दिया है। तो ये अभी मैंने बताया था आपको, स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब OA लंब होगा AP पर और OB लंब होगा PB पर, ठीक है। तो A और B दो स्पर्श बिंदु हमारे O से लंब
हमने ओ ए खींचा, वो पी ए पर लंब हो गया। ओ से लंब हमने बी पर खींचा, तो ओ बी लंब हो गया पी बी पर। अब यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ओ ए पी और समकोण त्रिभुज ओ बी पी। क्या ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं? अब समकोण त्रिभुज की सर्वांगसमता आपने 9th में पढ़ी हुई है। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कौन सी कसौटी से होते हैं? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। उनका एक एक कोण 90 अंश हो, उनके कर्ण आपस में बराबर हों और एक एक भुजा बराबर हो, तो वो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो वही कंडीशन हम लगा रहे हैं। RHS में सबसे पहले R राइट एंगल, इनके कौन कौन से कोण समकोण हैं? कोण पहले ओ ए पी, अगर समकोण त्रिभुज को देखें तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, प्रत्येक 90 अंश है या प्रत्येक समकोण है, इसलिए बराबर है। अब इनके क्या कर्ण बराबर हैं? कर्ण देखिए आप, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ए पर 90 अंश बन रहा है, उसके सामने ओ पी भुजा आ रही है, और दूसरे त्रिभुज में बी पर 90 अंश बन रहा है, उसके सामने भी वही भुजा है ओ पी, मतलब ओ पी उभयनिष्ठ है, तो दोनों के लिए बराबर होगा। ओ पी बराबर ओ पी, क्यों? क्योंकि ओ पी उभयनिष्ठ है और एक एक भुजा इनकी बराबर है ही। एक वृत्त की हम असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ओ ए भी यहाँ पर त्रिज्या है इस वृत्त की, ओ बी भी यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर ओ बी, अर्थात एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, इसलिए बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमारी ये जो शर्त है, कसौटी है, फुलफिल हो रही है, पूर्ण हो रही है, RHS। तो RHS कसौटी से ये दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम, त्रिभुज ओ बी पी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब इसकी ए पी भुजा इस त्रिभुज की, ओ ए पी त्रिभुज की ए पी भुजा और ओ बी पी त्रिभुज की पी बी भुजा या बी पी भुजा बराबर होंगी। तो ए पी बराबर क्या आ गया हमारा? बी पी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ए पी क्या है? पी बिंदु से स्पर्श रेखा है ए बिंदु पर, और बी पी क्या है? पी बिंदु से स्पर्श रेखा है बी बिंदु पर। तो इसका मतलब बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। बच्चों इसी से आप, अब इनके कोण भी तो बराबर होंगे, संगत कोण, क्योंकि सर्वांगसम हो गए तो त्रिभुज, तो कोण ए पी ओ और कोण बी पी ओ भी बराबर होंगे, और केंद्र पर बने कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज। कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इस प्रश्नावली में अब जो अगली प्रश्नावली आएगी, इस प्रमेय का भी प्रयोग होगा। तो अगली प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्नावली 10.2 है। इसमें देखिए, ये पहला प्रश्न, ये प्रश्न दिया हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका एक विकल्प दे रखे हैं, उनमें हमें छांटना है कौन सा सही है। तो ये ऐसा प्रश्न तो अभी आया था इससे पहले भी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें जो है वृत्त का केंद्र O लिया हुआ है और QP वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी है P बिंदु पर। P बिंदु स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बार बार बता रहा हूँ मैं, अर्थात स्पर्श बिंदु P से खींची गई त्रिज्या OP है, ये PQ स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब OP लंब होगा PQ पर। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना हमारा OPQ, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई इस प्रश्न में हमें दी हुई है 24 सेमी, PQ का मान हमें 24 सेमी दिया हुआ है, और OQ हमें दिया हुआ है केंद्र से बाह्य बिंदु Q की दूरी OQ 25 सेमी दी हुई है। तो बच्चों वही समकोण त्रिभुज OPQ में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या आएगा? कर्ण का वर्ग, P समकोण बन रहा है, उसके सामने कर्ण हो गया हमारा OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए जो जो हमें मालूम है। OQ हमें मालूम है 25 का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, OP मालूम नहीं है त्रिज्या, प्लस 24 का स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई मालूम है। तो स्क्वायर कर दें अगर इनका, 25 का स्क्वायर या आता आपका 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस 576, 24 का स्क्वायर। अब हमें जो चीज़ निकालनी है बाएं पक्ष में होनी चाहिए, तो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख दीजिए। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस 576 को लेफ्ट में लिख दिया बराबर 625। तो OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, माइनस का हो गया, ट्रांसपोज कर दिया उसको, तो OP स्क्वायर बराबर घटा के आ गया हमारा 49। अब OP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ले लेंगे दाईं पक्ष का,
तो ओ पी बराबर √49 या ओ पी बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? 4 उत्तर दे रखे हैं, विकल्प ए हमारा सही है बच्चों। अब बच्चों ये दूसरा प्रश्न देखिए, ये चित्र दिया हुआ है इसमें। इस चित्र में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, केंद्र पर बना कोण 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर होगा। यहाँ भी हमें सही उत्तर छांटना है। तो ये हमें चित्र दिया हुआ है बच्चों। केंद्र O वाला एक वृत्त है, उसमें एक बाह्य बिंदु वृत्त से बाहर T बिंदु दिया है और T से स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, TP और PQ। दो स्पर्शरेखाएं बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं, ये हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैंने केंद्र से स्पर्श बिंदु P को मिलाया, केंद्र से स्पर्श बिंदु Q को मिलाया। तो अभी हमने पढ़ रखा है स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है स्पर्शरेखा के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, लंब होती है। OP लंब होगा TP पर और OQ लंब होगा TQ पर या QT पर। ठीक है, मतलब कोण OPT 90 अंश हो जाएगा, लंब है तो, और कोण OQT भी 90 अंश होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक ये पूरे चतुर्भुज बन गया। देखिए आप, इसकी एक भुजा OP है, एक OQ है, एक TQ है, एक TP है या PT है। ये हमारा OPTQ ये है ना, एक चतुर्भुज बन गया है। और आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर P बिंदु पर हमारा OPT 90 अंश आया है, लंब है, और OQ लंब है, तो Q पर भी 90 अंश का कोण बना हमारा। ये दो कोण हमें मालूम है इस चतुर्भुज के। और केंद्र O पर बना कोण 110 अंश हमें दिया हुआ है प्रश्न में, कोण POQ बराबर 110 दिया हुआ है। तो तीन कोण तो मालूम है, चौथा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोण POQ कितना है? 110 अंश। तो यहाँ पर जो चार कोण बन रहे हैं इस चतुर्भुज के, उनका नाम क्या है? ये जो चतुर्भुज हमारा बन रहा है OPTQ, इसका पहला कोण है कोण OPT प्लस कोण PTQ प्लस कोण OQT प्लस कोण POQ बराबर इन सबका योग कितना होगा? 360 अंश, 360 डिग्री लिख दिया हमने। अब OPT का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण PTQ हमने निकालना है, ऐसे लिख दिया, प्लस OQT भी कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण POQ हमें दिया है 110 डिग्री बराबर 360। अब लेफ्ट साइड में आपका कोण PTQ बच गया है और प्लस बाकी को आप ऐड कर दीजिए, 90 प्लस 90 प्लस 110, यह आ गया 290। तो कोण PTQ धन 290 बराबर 360। 290 का पक्षांतर कर दीजिए, तो कोण PTQ बराबर 360 ऋण 290 बराबर घटा के आपका आके आए 70 डिग्री या 70 अंश। तो अब इसमें चार उत्तर में यह आपका उत्तर B वाला सही आ गया, विकल्प 20 का मतलब सही है। एक चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, ये प्रश्न तीसरा आप बनाएंगे स्वयं। चौथा देखिए आप, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पर अब ये सिद्ध करना है इसको। तो हमें दिया क्या है यहाँ पर बच्चों, मैंने एक चित्र बना दिया। देखिए केंद्र O वाला एक वृत्त बना रखा है, उसकी एक व्यास मैंने खींच दी। व्यास मैंने केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक केंद्र वाला जो वृत्त केंद्र O वाला वृत्त खींचा है, उसका एक व्यास मैंने PQ ले लिया है। ठीक है, PQ, और इन P बिंदु पर और Q बिंदु पर स्पर्शरेखाएं खींच दी हैं। एक P बिंदु पर जो स्पर्शरेखा है APB है और Q बिंदु पर स्पर्शरेखा है CQD, ये हमने खींच दी है, दिया हुआ है हमें। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्शरेखाएं समांतर होंगी, अर्थात AB समांतर CD हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों देखिए, इसमें स्पर्श बिंदु P से खींची गई जो स्पर्शरेखा है, मैंने बताया था स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या हमेशा स्पर्शरेखा के साथ समकोण बनाती है, 90 अंश बनाती है, लंब होती है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए आप, OP लंब होगा AB पर, इसका मतलब कोण APO 90 अंश आएगा। अगर मैं इस कोण को आगे तक कह दूं, O के बजाय Q बिंदु तक कहूं, तो कोण APQ बराबर 90 अंश होगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहा हूं अभी। अब स्पर्श बिंदु दूसरा वाला, दूसरी स्पर्शरेखा का देखिए Q है, Q से O को मिलाया, तो ये भी OQ लंब होगा CQD पर। ठीक है ना, यहाँ भी लंब होगी। तो कोण OQD या
सॉरी डी से ले लीजिए, कोण डी क्यू ओ, ये कितना होगा 90 अंश। अगर मैं इस ओ को इस ओ बिंदु तक कहने के बजाय इस कोण को पी तक कहूँ तो कोण डी क्यू पी, समझ में आ रही होगी बात। इसको हम डी क्यू ओ को डी क्यू पी तक भी कह सकते हैं, उसी सीध में है पी बिंदु आगे। तो कोण डी क्यू पी बराबर 90 अंश, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए, एक ऊपर जो पी बिंदु पर कोण बना था ए से, वो बाईं तरफ बना था, वो भी 90 आया था। और यहाँ क्यू बिंदु पर जो दाईं कोण ओर बना कोण है वो भी 90 आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे एकांतर है ये दोनों कोण। तो कोण डी क्यू पी हमारा 90 आया जो क्यू बिंदु पर, उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें तो ए पी क्यू भी 90 अंश आ रहा है, डी क्यू पी भी 90 अंश आ रहा है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर है। कोण ए पी क्यू बराबर कोण डी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन एक बाईं ओर है एक दाईं ओर है, किसके, पी क्यू के, अर्थात ये एकांतर कोण है। क्योंकि कोण ए पी क्यू और डी पी क्यू रेखाओं ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा बने हुए हैं। ए बी और सी डी जो हमने रेखाएं ली हैं, उनमें एक पी क्यू रेखा जो आई है वो एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। इस तिर्यक रेखा के एक और लेफ्ट साइड में ए पी क्यू कोण बना है और राइट हैंड साइड में सी डी रेखा पर डी क्यू पी बना हुआ है ना, मतलब एक विपरीत दिशाओं में ये दोनों कोण बने हैं, अर्थात ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब वो दो रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब ए बी और सी डी रेखाएं समांतर होंगी तभी ये कोण बराबर आए हैं। तो हमारा हल हो गया, सिद्ध हो गया कि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हैं। तो बच्चों आप कुछ प्रश्न घर से आप करके हल कीजिए, और वो गृह कार्य के रूप में आपके लिए मैं दे रहा हूँ, और बर्डन मत लीजिए। कोर्स आप पिछले जो 9th से 10th में बच्चे गए हो, पीछे के जो वीडियोज़ हैं उनको देखते हो, उनको हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर नहीं आता आप पुरानी चीज़ें भी शेयर कीजिए, ठीक है।